ऑपरेशन सिंदूर जारी है। ऐसा लगा था कि 6 और 7 मई की रात जो कुछ हुआ, 9 टेरर कैंप, 3 बड़े आतंकवादी संगठन, उसको नेस्तो नाबूद कर दिया गया और फिर शायद अब धीरे धीरे मामला ठीक हो जाएगा। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं था। ऑपरेशन सिंदूर जारी था और इसकी झलक कल रात से आज तक दिखाई दी। पाकिस्तान के अंदर लाहौर से लेकर कराची, सियालकोट, रावलपिंडी ड्रोन की झड़ी लग गई हमलों की, और उसकी वजह यह थी कि पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को तहस नहस करना। एयर डिफेंस सिस्टम यानी कि वो सिस्टम जो जब उनके आसमान में, उनके वायु में, उनके एयर में अगर कोई मिसाइल, प्लेन, फाइटर जेट, ड्रोन जाता है तो वो उसको डिटेक्ट करते हैं, पकड़ते हैं और फिर उस हिसाब से दुश्मन के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। लेकिन जब एयर डिफेंस सिस्टम को ही आप तोड़ देंगे तो उन्हें पता ही नहीं चलेगा कौन सा प्लेन कब घुसा, कौन सी जंगी जहाज आई, क्या हुआ। तो भारत ने ये तमाम एयर डिफेंस सिस्टम खासतौर पर लाहौर के तहस नहस कर दिया। लेकिन क्यों किया? ऐसा नहीं है, इसकी वजह पीछे की भी एक वजह है, लेकिन ये पूरी कहानी सुनाओ। उससे पहले कल बहुत सारे लोगों के मेल आया, ऑपरेशन सिंदूर, 9 टेरर कैंप को नेस्तो नाबूद कर दिया गया, सब कुछ ठीक। लेकिन ये हुआ कैसे? क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के तहत प्लानिंग तो सब कुछ हो गई, एग्जीक्यूट कैसे हुआ, किसने किया, वो कौन से फाइटर जेट, वो जंगी जहाज थे जिन्होंने इस कारनामे को अंजाम दिया? तो कुल तीन हमारे फाइटर जेट, उनके ही सर पर इस पूरे ऑपरेशन को पूरा करने की जिम्मेदारी थी। एक नई नवेली दुल्हन जो भी हाल में राफेल, जब राफेल पहली खेप जब भारत पहुंची तो आपने देखा होगा दिन भर लाइव चला था उस वक्त। राफेल दुनिया के सबसे खतरनाक फाइटर जेट में से एक माना जाता है। उसकी वजह यह है कि एक साथ 200 दुश्मनों से अगर घिरा हुआ तो उनको चीर कर निकल जाए। यह आसमान में बिल्कुल खड़ा हो सकता है, स्थिर हो सकता है, एक जगह रुक सकता है और फिर जब ज़रूरत पड़े तो बिजली की गति से ये चीरते हुए निकल सकता है। इस एक राफेल की कीमत ही लगभग 1700 करोड़ रुपए है, 1700 करोड़ एक राफेल की कीमत। फ्रांस से हमने खरीदा 36 राफेल और ये 59,000 करोड़ रुपए का डील था, 59,000 करोड़ रुपए। तो इस ऑपरेशन सिंदूर के लिए जो पहली पसंद है वो राफेल के बाद सुखोई बिजली की गति से काम करती है और सबसे खास बात सुखोई की कि डिफेंस बड़ा कमाल का करती है। आप जब मैच होता है तो आपको फुटबॉल में स्पेशली डिफेंडर भी चाहिए होता है। 2 लोग हमला करें तो एक आपको सपोर्ट करे, आपको डिफेंस करे। तो दूसरा जिसका इस ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल किया गया है वो है सुखोई MKI और तीसरा मिराज। रोल ये प्ले करना था कि राफेल और मिराज ये दोनों मिलकर इन 9 आतंकी कैंप पर हमला करेंगे और सुखोई उनका ढाल बनेगा। जब ऑपरेशन का वक्त सब कुछ फिक्स हो गया तो 6 मई की रात अंबाला एयरफोर्स, साथ ही 6 मई की रात बरेली एयरपोर्ट जो है अपना, और एक श्रीनगर, यहां से मिराज, सुखोई और राफेल उड़ान भरता है। लेकिन अब इन तीनों को सिर्फ उड़ान भरने से तो कुछ होगा नहीं, इनको वो चीज़ें तो चाहिए जो दुश्मन पर गिराना है। तो उन चीज़ों से भी इनको लैस करना ज़रूरी था। अब वो चीज़ें क्या थी? हाल के वक्त में दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइल और बॉम्ब, जिनसे राफेल को, जिनसे सुखोई को, जिनसे मिराज को अटैच करना था। 3 तरह के मिसाइल और बॉम्ब से इन जंगी जहाज़ों को लैस किया गया, क्योंकि बिना बॉम्ब या मिसाइल के सिर्फ फाइटर जेट जाकर कुछ नहीं कर पाएंगे। दुश्मन पर गिराना है, वो भी सटीक गिराना है। पहला था स्कैल्प मिसाइल। स्कैल्प मिसाइल वो मिसाइल आज के दौर में जिसकी कोई तोड़ नहीं है। इराक, सीरिया, यूक्रेन अभी चल रहा है, उन सब जगहों पर इस मिसाइल का भरपूर इस्तेमाल किया गया है। इसको स्टॉर्म शैडो भी कहते हैं, आंधी की परछाई। अगर लंबी दूरी तक मार करना है दुश्मन है तो फिर इससे बेहतर कोई नहीं है स्कैल्प मिसाइल से। इसकी खासियत यह है कि इस तरीके से इसे डिज़ाइन किया गया कि ये 1300 किलो तो इसका वेट ही 1300 kg है। सोचिए 1300 किलो का मिसाइल यानी कि बॉम्ब, और इसे बनाया है यूरेनियम कंपनी ने, MBDA ने,
और ये राफेल के साथ साथ जो यूरो फाइटर हैं उसके लिए सबसे आइडियल माना जाता है उसको लेकर जाना, क्योंकि इसके वेट की वजह से। इस मिसाइल की खासियत है कि अगर इसको राफेल के साथ आपने अटैच कर दिया और राफेल को सौंप दिया तो डेडली कॉम्बिनेशन हो जाता है। 250 से 560 किलोमीटर तक इस मिसाइल को मारकर गिराया जा सकता है, तो दुश्मन का टारगेट अगर आपके पास फिक्स। राफेल इसको लगभग 1300 केजी का ये मिसाइल 1000 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से लेकर जाएगा और दुश्मन का जो फिक्स टारगेट लॉक है वहां पर इसको गिराएगा। तो एक स्कैल्प मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। दूसरा था हैमर मिसाइल, जिस पर ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमला किया गया। ये भी एक गाइडेड मिसाइल है। आप इसको फाइटर जेट के साथ लगाइए और उसके बाद तय जगह पर इसको गिराइए। ये आसमान से नीचे की तरफ, कई ऐसे मिसाइल होते हैं जो एयर टू एयर मार करते हैं, ये ऊपर से नीचे की तरफ मार करता है। और इसकी पहचान ये भी है कि ये बड़े बड़े बंकरों को भी भेद कर उसके अंदर तबाही मचा सकता है। तो स्कैल्प मिसाइल के अलावा जो दूसरा मिसाइल इस्तेमाल किया गया ऑपरेशन सिंदूर में राफेल, सुखोई और मिरेज के लिए होता है हैमर मिसाइल। ये मिसाइल जो है इसकी खासियत ये है कि ये 20 से 70 किलोमीटर तक की दूरी पर भी ये सटीक निशाना लगाएगी। मतलब अगर आप इसको टारगेट लॉक कर दें तो 70 किलोमीटर तक ये एकदम वहीं जाकर गिरेगी जहां पर आपने इसको फिक्स किया है। इसका भी इस्तेमाल अफगानिस्तान, लीबिया, इराक, सीरिया इन देशों ने किया है इस हैमर मिसाइल का। और ये बंकरों के लिए जैसा मैंने कहा कि सबसे खास मशहूर है। तो और ये एक राफेल जेट जो है अपनी राफेल, ये 6 हैमर मिसाइलों को एक साथ ले जा सकता है। 6। अब 6 हैमर मिसाइल को ले जाने का मतलब है कि एक साथ एक बार राफेल ने अगर इसको दागा तो 6 ठिकाने नष्ट। अब अगर इस हिसाब से देखिए ऑपरेशन सिंदूर में 9 ठिकानों को आइडेंटिफाई किया गया था, तो सिर्फ एक राफेल ही 6 ठिकानों के लिए काफ़ी था। उस हैमर को उसके साथ अटैच कर और जब गाइडेड मिसाइल के साथ इसको आसमान से छोड़ा गया तो ये एक बार में 6 हैमर मिसाइल को अपने साथ कैरी कर सकता है और 6 टारगेट एक बार में नेस्तो नाबूद कर सकता है। राफेल, जैसा मैंने बताया कि इस वक्त, एक बार बहुत पहले कहा गया था कि अगर राफेल होता तो फिर पता नहीं क्या होता। जिसके पास है समझ लीजिए कि फिर करिश्मा ही करिश्मा है, क्योंकि एक साथ 200 दुश्मनों से घिरने के बावजूद भी उनको चकमा देकर निकल सकता है, उनको मार सकता है। कमाल यह है कि इसकी स्पीड जो है वो इतनी है कि आप इसके पकड़ में नहीं आ सकते। 3800 to 4000 किलोमीटर पर आवर अगर इसको खुला आसमान दे दे तो सोचिए 4000 किलोमीटर की स्पीड से उड़ सकता है। इसका फ्यूल टैंक ये है कि 11,202 लीटर, 11,202 लीटर का फ्यूल टैंक है इसका। और ऊपर से कमाल ये है कि अगर मान लीजिए ये लंबी जंग पे या फंस गया दुश्मनों से, पेट्रोल खाली हो गया, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, नीचे आने की ज़रूरत नहीं है। आसमान से ही, आसमान में ही फ्यूल टैंक को रीफ्यूल किया जा सकता है, दोबारा भरा जा सकता है। ये 50,000 की हाइट तक उड़ सकता है। और ख़ास बात यह है कि राफेल के अंदर ऐसी टेक्नोलॉजी है कि इसके ज़रिए जो दुश्मन देश के जो रडार हैं और बाकी चीज़ें हैं, जब तक ये पहुंचकर अपना काम तमाम नहीं कर देता तब तक वो उनकी पकड़ में भी नहीं आता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऑपरेशन सिंदूर का जो पूरा ये ऑपरेशन किया गया, इसमें राफेल, सुखोई या मिराज, इन लोगों ने इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस नहीं किया, पाकिस्तान के अंदर नहीं गए, LOC के पार नहीं गए, भारतीय बॉर्डर के अंदर से रहते हुए ही, चूँकि रीच सबसे ज़्यादा जो था 104 किलोमीटर था, आपके भावलपुर, जैश ए मोहम्मद का जो हेडक्वार्टर था, तो यहीं रहते हुए टारगेट लॉक किया, यहीं से मिसाइल छोड़ा और यहीं से नेस्तो नाबूद कर दिया इन टेरर कैंप को। तो इस जंग में, इस ऑपरेशन सिंदूर में इन 3 फाइटर जेट्स का इस्तेमाल किया गया था, राफेल, सुखोई और मिराज। सुखोई का सिर्फ काम इतना था कि वो राफेल और मिराज की हिफाजत करे। जब उड़े तो ये देखे कि दुश्मन देश के फाइटर जेट इनको कोई नुकसान ना पहुंचाए। अगर वो करीब आए, रडार की उसमें हो, निशाना बना रहे हो, तो उससे पहले ही सुखोई का काम है ढाल भी बनना और दुश्मन पर टूट भी पड़ना। तो इस बार सुखोई का रोल दूसरा था, उसका रोल डिफेंसिव था इन दोनों के लिए, और ये दोनों अटैक कर रहे थे। तो इस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को सक्सेसफुली अंजाम देने में इन 3 फाइटर जेट का रोल रहा। इसके अलावा जो एक और चीज़ थी
जिसके साथ इसमें इंडियन आर्मी और नेवी ने भी इस ऑपरेशन में पार्टिसिपेट किया। उसकी वजह ये थी कि फाइटर जेट ने तो किया, जो बॉर्डर हमारे एलओसी के करीब के कुछ ठिकाने थे वहाँ पैदल भी काम हो गया था, तो उनका भी रोल था। और साथ ही कामाकाजी नाम का एक ड्रोन जो हमारा मेड इन इंडिया ड्रोन है, इसने भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया पाकिस्तान में। अब इस ऑपरेशन में इन जेट्स का तो इस्तेमाल हुआ, और इन जेट का इस्तेमाल करने के लिए और इसका मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान के पास क्या था? तो पाकिस्तान के पास 2 फाइटर जेट हैं जिनके ऊपर उनको नाज है। पहला है F-16 और दूसरा है JF-17। अब F-16 के बारे में कोई शक नहीं कि F-16 बहुत अच्छा लड़ाकू प्लेन है, लेकिन राफेल से अगर आप कंपैरिजन करें उसका तो वो कहीं नहीं ठहरता। फिर भी ये घातक है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान ने F-16 अमेरिका से खरीदा, और अमेरिका ने इस शर्त पर F-16 पाकिस्तान को दिया कि आप इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ टेरर यानी आतंकवाद के लिए करेंगे, उसको खात्मे के लिए करेंगे। आप F-16 का इस्तेमाल अपने पड़ोसी देश जिसमें इंडिया भी शामिल है आप नहीं करेंगे। बालाकोट के दौरान पाकिस्तान ने F-16 का इस्तेमाल कर दिया, फिर दुनिया से झूठ बोला कि हमने नहीं किया है, सबूत सामने आ गए। तब अमेरिका ने बुरी तरह हड़काया था पाकिस्तान को कि जिस करार के तहत हमने आपको लड़ाकू विमान F-16 दिया है, आपने उसके इस्तेमाल में नियम का उल्लंघन किया और दोबारा करोगे तो फिर कल पुर्जे पाठ और आगे तो भूल जाओ, जुर्माना अलग, बाकी जो है वो भी बंद कर देंगे। तो पाकिस्तान के पास F-16 है, लेकिन वो इंडिया के खिलाफ यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि वो शर्त से बंधा है अमेरिका से, इसी शर्त पर खरीदा उसने। तो F-16 एक तरह से उसके लिए खिलौना है, क्योंकि खिलौना क्या, नुमाइश में रखा हुआ खिलौना है। आतंकवाद के खिलाफ वो कभी F-16 का करेगा नहीं, क्योंकि आतंकवाद तो खुद उसी की गोद में बैठा हुआ है, तो अपनी गोद में अपने देश में F-16 कहाँ यूज़ करेगा। तो F-16 है, लेकिन भारत के खिलाफ आप यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि अमेरिका करने नहीं देगा, क्योंकि इसी शर्त पे आपने खरीदा। दूसरा बचता है JF-17। ये मेड इन चाइना है। अब मेड इन चाइना का माल कितने दिन चलता है, कितनी वफादारी से चलता है, कब धोखा दे दे, इतनी कहावतें हैं कि इसके बारे में कुछ बोलूँगा नहीं। तो JF-17 जो है वो भी है तो मेड इन चाइना, ले रखा है पाकिस्तान ने, लेकिन अब उसके कल पुर्जे और बाकी चीज़ों के लिए भी उसकी हालत ख़राब है। सबसे बड़ी बात यह है कि JF-16 शायद जो सुखोई या फिर मिराज की मैं बात कर रहा हूँ, राफेल की बात ही नहीं कर रहा हूँ, जो उनके पुराने वर्जन है JF-17 लगभग वैसा है, नए वर्जन का भी तो मुकाबला नहीं, और खैर राफेल के आगे तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो ये पाकिस्तानी एयर डिफेंस या पाकिस्तानी फाइटर जेट की कहानी है कि राफेल, सुखोई या मिराज से वो कैसे मुकाबला करेंगे। F-16 यूज़ कर नहीं सकते, JF-17 मेड इन चाइना, बाकी आप समझते हैं। अब हुआ ये कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान की सरकार को तो ये दिखाना था कि भाई हमें भी कुछ करना है, तो उन्होंने LOC के ऊपर गोलीबारी और ये सारी शुरू कर दी। एक गुरुद्वारे पे हमला किया जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई, और फिर आम नागरिकों को निशाना बनाया। कुल मिलाकर करीब 29 लोगों की मौत हो गई और बहुत सारे घायल हैं। पाकिस्तान ने ये सब कुछ किया। इसके अलावा एक और चीज़ की जिसका फिर पलटवार किया गया। पाकिस्तान ने हमारे कुल 15 सैन्य ठिकानों, आर्मी इस्टेब्लिशमेंट पर, ख़ासतौर पर वो सारे जो एयरपोर्ट जहाँ से हमारे फाइटर जेट उड़ते हैं, उनको निशाना बनाने की कोशिश की। 15 बाकायदा आज फॉरेन मिनिस्ट्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें विदेश सचिव ने ये नाम भी बताया। 15 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया, और ये जो 15 ठिकाने थे जिस पर पाकिस्तान ने हमला करने की कोशिश की, नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट के अलग अलग शहर, और इसमें अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, नाल, फलोदी, उत्तरलाई, भुज, यहाँ पर इन्होंने ड्रोन और बाकी चीज़ों के जरिए हमले करने की कोशिश की। लेकिन भारत ने इन 15 के 15 ठिकानों पर इस पाकिस्तानी हमले की कोशिश को नाकाम कर दिया, और उस नाकामी की वजह ये थी कि हमने पाकिस्तान के इन तमाम ड्रोन और बाकी चीज़ों को, एंटी मिसाइल सिस्टम और बाकी उससे बर्बाद कर दिया। तो इन सैन्य ठिकानों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा। लेकिन अब चूंकि पाकिस्तान ने ये किया तो भारत को पलटवार करना पड़ा। भारत ने फिर लाहौर, कराची, रावलपिंडी ऐसी जगहों पर पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम पर उनको बर्बाद करने के लिए ड्रोन से अटैक किया।
और लाहौर के लगभग एयर डिफेंस सिस्टम को बर्बाद कर दिया। कराची में भी नुकसान हुआ, रावलपिंडी में भी नुकसान हुआ। रावलपिंडी में एक ड्रोन रावलपिंडी के क्रिकेट स्टेडियम पर भी जाकर गिर गया और वहाँ इस वक्त PSL चल रहा है और आज भी शायद मैच है वहाँ पर। अब खबर ये आ रही है कि पाकिस्तान में चल रहा PSL शायद पाकिस्तान से बाहर दुबई में ले जाया जाए, तो रावलपिंडी स्टेडियम पर भी ये गिरा। भारत ने उनके एयर डिफेंस सिस्टम को जिस तरीके से तहस नहस किया, अब उसके बाद शायद उम्मीद यही की जानी चाहिए कि पाकिस्तान ये हरकत नहीं करेगा जो उसने 15 सैन्य ठिकानों पर हमले करने की कोशिश की थी। इंडिया का स्टैंड ये भी है कि हम पहल नहीं करेंगे। अगर पाकिस्तान कोशिश करेगा, हमला करेगा, तो जवाब मुंहतोड़ मिलेगा, लेकिन हमारी तरफ से पहल नहीं होगा। दूसरी बात ये कि बार बार आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया था कि पाकिस्तान के सैन्य ठिकाने, पाकिस्तान की पब्लिक, वहाँ के पब्लिक प्लेसेस, इनको कभी निशाना नहीं बनाया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ टेरर कैंप को निशाना बनाया जाएगा। लेकिन एक सवाल था, एक तस्वीर आई थी, कल आपने देखी होगी, जब बालाकोट में जैश-ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर मरकज़ सुभान अल्लाह पर हमला हुआ तो सबसे ज़्यादा मौत वहीं हुई थी और उस मरकज़ में जैश के सारे कैडर थे, सारे आतंकवादी थे। उसके बाद उन सब का जनाजे की नमाज़ पढ़ी गई, उसमें पाकिस्तानी आर्मी के बड़े बड़े अफसर, रेंजर्स, वहाँ के पॉलिटिशियन, वो सब शामिल थे। तो इस पर ये सवाल था कि आतंकवादियों के साथ पाकिस्तानी आर्मी का ये खुलकर सामने आना ये बताता है कि आतंकवाद को लेकर उनका अपना स्टैंड क्या है, क्योंकि आतंकवादी हैं वो। और भारत ने जो भी ऑपरेशन सिंदूर के तहत एक्शन लिया वो टेरर कैंप पर लिया है, लेकिन पाकिस्तानी आर्मी का सामने आना और उनके जनाजे के नमाज में शामिल होना और ये तस्वीरें जो पाकिस्तान से आ रही हैं, तो इस बात का सबूत है कि जैश के बहुत सारे कह रहे हैं कि लोगों की मौत हुई है इसमें। और उसमें एक ये भी खबर आ रही है कि मौलाना मसूद अजहर का जो भाई है रऊफ़, वो भी शायद बुरी तरह सीरियस है या शायद उसकी मौत हो चुकी है, अस्पताल में घायल उसके होने की खबर आई थी। और ये अब्दुल रऊफ़ अजहर वही शख्स है जो IC-814 कांधार हाईजैकिंग में मास्टरमाइंड में से एक था। उसी IC-814 कांधार हाईजैकिंग जिसको मौलाना मसूद अजहर को रिहा कराने के लिए किया गया था, तब वो जम्मू की जेल में बंद था, तो उस हाईजैकिंग में भी इसका नाम था। इसके अलावा डैनियल पर्ल, अमेरिकन जर्नलिस्ट जिसका गला काटा गया, जिनकी मौत हुई, उस डैनियल पर्ल के कत्ल में भी, उसकी साजिश में भी रऊफ़ अजहर का नाम सामने आया। इसके अलावा भारत में हुए ऐसे कई आतंकवादी हमले की साजिश में भी रऊफ़ का नाम आया। और अब ये खबर आ रही है कि मौलाना मसूद अजहर का ये भाई रऊफ़ इस ऑपरेशन सिंदूर अटैक में जो मरकज़ सुभान अल्लाह पर हुआ बालाकोट में, वो घायल है। कुछ एजेंसियां तो उसके मरने की भी खबर बता रही हैं, लेकिन खैर वो जब कंफर्म होगा तब बताएंगे। तो फिलहाल ये कि ऑपरेशन सिंदूर अभी ख़त्म नहीं हुआ है। पाकिस्तान की तरफ से हमले की कोशिश की जा रही है, इधर से जवाब दिया जा रहा है। 15 सैन्य ठिकानों पर उनके हमले को नाकाम कर दिया गया है। लाहौर के एयर डिफेंस सिस्टम को नाकाम किया गया है। अब अभी मुझे लगता नहीं है कि सरहद के इस पार या उस पार किसी शांति की आप उम्मीद रखें, क्योंकि अगर कुछ होता है तो इधर से जवाब तो मिलेगा।